वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी तक के वीडियोज में हमने ये देखा। आज का हमारा वीडियो है उसमें हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, और इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपीज है। उस 1000 रुपीज के साथ उसके सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 उसकी जो कॉस्ट है वो है 1200, और ऑप्शन 2 जो है उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके पास 1000 रुपीज है। अब वो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में से उसके पास अमाउंट कितना है 1000, या सपोज उसके पास 1200 रुपीज है। हमने ये मान लिया कि उसके पास 1000 नहीं 1200 रुपीज है। तो उस 1200 रुपीज में वो क्या करेगा, ऑप्शन 1 के साथ जाएगा, ऑप्शन 1 को वो लेगा, और ऑप्शन 2 को वो अवेल नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो हुआ, ये ऑप्शन 1 के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम्पल क्लियर है? एक एग्जाम्पल और, चलो आपकी डेली लाइफ से हम लेते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो। अब आपके सामने एक ऑप्शन और है कि आप स्कूल ना जा करके अगर कहीं पर एक जॉब कर लेते हैं, तो उससे यू विल गेट 15,000 पर मंथ एज ए सैलरी। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है कि या तो आप स्कूल जाएं और या आप जॉब पर जाएं। ठीक है, तो आपने ऑप्शन कौन सा लिया? आपने स्कूल जाने वाला ऑप्शन लिया, क्योंकि स्कूल जाकर के आप जब ज़्यादा स्टडी करेंगे, एजुकेशन ज़्यादा लोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, तो आप नियर फ्यूचर में मोर देन 15,000 से सैलरी लेने वाली जॉब लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की अगर सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो आप जो 15,000 का जॉब नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप स्कूल क्लासेस अटेंड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी आपकी जॉब, मानी 15,000 रुपीज जो आपकी सैलरी मिल सकती है, लेकिन आप स्कूल के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए उसको आप गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे मीनिंग में लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में मैंने लिखने की कोशिश की है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। मींस कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वो वैल्यू ऑफ फैक्टर जो कि मैं उसको छोड़ करके उसके कुछ और बेस्ट जो हो सकता है उसको अगर लेने के लिए यूज करता हूं, तो उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना? मींस कि एक ऑप्शन को गिव अप करके अगर हम सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं, जो ऑप्शन उसके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है, तो हम उस ऑप्शन को मानेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? पहले एक आपको मैंने टेबल बना के रखी हुई है, फिर उसको मैंने कर्व भी बनाया हुआ अलग से, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलो टेबल के साथ देखते हैं। जैसे सपोज दैट एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, और उसके पास जो गिवन पैकेज है अदर इनपुट्स के साथ में, वो 4 ऑप्शन है उसके सामने, और उन चारों ऑप्शन की मार्केट वैल्यू दी हुई है। आउटपुट माने प्रोडक्शन, जो वो प्रोडक्शन करेगा उस प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अगर वो व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा टोटल वो 10,000 रुपीज में बिकेगा। प्रोडक्शन 2 अगर वो करता है राइस का, तो वो 8,000 में बिकेगा। अगर वो मेज का प्रोडक्शन करता है तो 5,000 में सेल होगा। और अगर वो शुगर केन का ऑप्शन लेता है उसी लैंड में, उन्हीं रिसोर्सेज में, तो 12,000 रुपीज अर्न कर सकता है। ठीक है, तो मींस क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज स्केर्स रिसोर्सेज हैं, इसके उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उसको कोई ना कोई ऑप्शन लेगा। अब जाहिर सी बात है कि लैंड बराबर है, रिसोर्सेज बराबर है, इनपुट्स बराबर है सब में, तो सबसे ज्यादा उसको जो फायदा होगा वही ऑप्शन को लेगा। तो इस कंडीशन में वो ऑप्शन नंबर शुगर केन यूज फोर के साथ वो जाएगा। लेकिन अगर सपोज दैट कि अगर उसके पास थोड़ा सा और 1 हेक्टेयर लैंड होता तो वो क्या करता, वो वीट का प्रोडक्शन भी ले सकता था, तब उसको जो इनकम होती वो और ज्यादा हो सकती थी। अगर और थोड़ी सी लैंड उसके पास ज्यादा होती तो वो इस राइस को भी लेता। फिलहाल हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो शुगर केन का जो ऑप्शन दिया 12,000, उसके लिए वीट 10,000 जो होगा वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ये क्या होगा, ये इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ओसी होगा। ठीक है, ये टेबल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है ना। हाफ एंड पैराग्राफ इसका जाएगा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा। ठीक है, कि वन फार्मर हैव द 1 हेक्टेयर लैंड एंड द रिसोर्सेज एंड देयर आर 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, आइदर he can produce wheat, rice, maize or sugar cane and the total output market value is this and this. So now he will goes with option sugar cane 12,000 and the opportunity cost will be wheat rupees 10,000, आप लिख सकते हैं। चलिए एक ऑप्शन में आपको और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप कोशिश करें समझने की। ये मैंने y एक्सिस और x एक्सिस पे, मैंने x एक्सिस पे x कमोडिटी लिया हुआ है और y कमोडिटी y पे मैंने y लिया। मैंने ये माना हुआ है कि मेरे पास केवल दो ऑप्शन है, दो कमोडिटी हैं, आइदर कमोडिटी x और कमोडिटी y। चलिए हमने क्या किया कि ये ए बी जो है ये इसका कर्व है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। पहली ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि ये जो है y1, अगर मैं y का प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूँ, ये o y1 माने इस वाले इसको आप देख रहे हैं o y1, तो इसके लिए फिर मेरा जो ox1 होगा, माने कि oy1 का अगर प्रोडक्शन में ज्यादा करता हूँ तो ox1 का प्रोडक्शन कम करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे OX1 से X2 पर जाना है, माने अगर मुझे X कमोडिटी के प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मुझे Y1 का जो Y का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बनती है कि OC माने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्रोड्यूसिंग मोर X, जब उसको X ज्यादा करनी हो, X1 टू X2 इज लेस Y कमोडिटी Y1 टू Y2। क्लियर है। दूसरा क्या है, मैंने एरो दोनों तरफ से लगाए हुए हैं। दूसरा क्या है कि अगर सपोज दैट मेरा X2 का प्रोडक्शन था, मैंने ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से ही आपको बनाना है। OX2 जो मेरा प्रोडक्शन था X कमोडिटी का, अगर मैं Y का प्रोडक्शन, और इस कंडीशन में OX और ये Y2, OX2 और Y2, तो इसका प्रोडक्शन क्या है कि X2 का प्रोडक्शन ज्यादा है, Y2 का प्रोडक्शन कम है। तो यहाँ पर जो मैं गिव अप करूंगा, अगर मैं x का प्रोडक्शन कम करता हूं तो उससे y का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। तो y2 से y1 पे जाने के लिए, मैं इंक्रीज करने के लिए मुझे x2 से x1 पे आना होगा। मींस क्या कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर y मींस y1 y2 इज लेस x कमोडिटी x1 टू x2। मींस क्या कि y1 y2 इंक्रीज हो जाएगा और x1 x2 जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो पॉइंट जो इस कर्व को कट कर रहे हैं वो है m और n। ये इंक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा और या फिर ये डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट मैंने बताई आपको, या तो x का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए y का प्रोडक्शन कम करेंगे, y का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए x का कम करेंगे। तो एक को कम करने के लिए जो दूसरे का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, या दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एक का प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है ना, कि अगर मैं OX1 ये प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज करना चाहता हूं, तो OY1 से OY2 में मुझे आना होगा। तो यहाँ पर X की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो Y का डिक्रीज होगा या चेंज होगा। ठीक है ना, डेल्टा Y Y का चेंज और डेल्टा X X का चेंज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है। अभी मैं आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताने वाला हूं, तब तक इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद में अब हम देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। होता क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जो दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं उन दोनों का रेशियो। ठीक है ना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मींस कि एक प्रोडक्शन
किसी भी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन जो हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और फर्दर ये जो हम कर रहे हैं डिक्रीज और इंक्रीज का जो केस है, माने एक का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे का डिक्रीज कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो रेशियो होगा माने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, माने एक का लॉस और दूसरे का गेन, माने लॉस ऑफ आउटपुट ए अपॉन गेन ऑफ आउटपुट बी, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is the rate at which output of good Y is to be sacrificed for every additional unit of good X. It refers to the slope of PPC, production possibility curve. क्या मीन? MOC या MRT ये वो रेट है जिस पर कि हम गुड Y का जो आउटपुट है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए? यूनिट ऑफ गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने के लिए। मींस कि अगर गुड वाई का डिक्रीज करेंगे तभी तो गुड एक्स को इंक्रीज कर पाएंगे, या उल्टा भी हो सकता है कि गुड एक्स को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए गुड वाई को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। माने एक का जो आपने पीपीसी में समझा था कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो इसको। अब मैं देखता हूँ इसका एग्जांपल एक मैंने लिया हुआ है, एमओसी माने मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी केस कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वीट, डेल्टा माने चेंज, डेल्टा को किससे डिनोट करते हैं? ये जो साइन हो किसका साइन है? चेंज का साइन है, ध्यान रखेंगे आप, ये है चेंज। ठीक है, तो चेंज इन वीट और चेंज इन क्लॉथ माने लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट, माने एक का जो लॉस हो रहा है लॉस को आपको ऊपर रखना है न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर में उसका गेन रखना है, माने जो डिक्रीज हो रहा है वो ऊपर और जो इंक्रीज हो रहा है वो नीचे। जैसे मेरे पास दो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वीट और क्लॉथ। ठीक है, वीट मैंने क्या देखा है कि वीट मेरा जो प्रोडक्शन है वो पहले 100 केजी था और क्लॉथ का था 0। मैंने क्या देखा कि ये मेरे को जो क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है 0 से 25 यूनिट पे लेके आना है, तो उसके लिए मुझे वीट का प्रोडक्शन कम करना होगा, 100 से 90 पे जाना होगा। ऐसे अगर मैं क्लॉथ का प्रोडक्शन और इंक्रीज करना चाहता हूं तो 25 से 50 करने के लिए मुझे 90 से 70 मींस इसकी और 20 यूनिट को सैक्रिफाइस करना होगा। आपने क्या देखा कि इसकी जो इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें 25 का चेंज हुआ और इसमें कितना चेंज हुआ, माने इसकी 25 यूनिट बढ़ाने के लिए इसको 10 का इसको कम करना हुआ या इसका सैक्रिफाइस करना होगा। ऐसे ही इसका 25 से 50 अगेन 25 का इंक्रीज करने के लिए ये 70 से 90 अब की बार इसको 20 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा। नेक्स्ट 25 यूनिट का इंक्रीज करने के लिए इसने 70 टू 40 30 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा। नेक्स्ट 75 से 85 माने 10 यूनिट्स इंक्रीज करने के लिए और इसने 40 टू 10 30 यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। और जब इसकी 2 यूनिट हमको एडिशनल बनानी थी केवल 85 से, ये इंक्रीज का साइन आएगा, ठीक है, तो 2 यूनिट्स एडिशनल करने के लिए और इसकी पूरी यूनिट 10 यूनिट इंक्रीज करनी पड़ी। तो एमओसी का मैंने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा वीट, तो डेल्टा वीट ये डेल्टा ये वीट है, ये इसका डेल्टा ही मैंने जो निकाले सारे डेल्टा निकाले, ये भी मैंने डेल्टा निकाला है। ठीक है, तो डेल्टा वीट कितना है 10 मैंने ऊपर रखा, और इसमें डेल्टा क्लॉथ कितना है? डेल्टा क्लॉथ है 25 डिवाइड किया तो ये कितना है 0.4। नेक्स्ट डेल्टा वाई कितना है? ये डेल्टा वीट है कितना है 20, ये मैंने ऊपर रखा, और इसका जो क्लॉथ में चेंज आया वो 25 मैंने नीचे रखा, कितना आया 0.8। ऐसे ही 30 अपॉन 25 1.2, 30 अपॉन 10 3 और 10 अपॉन 2 मींस 5। आप देख रहे हैं लगातार कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। यही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या है ना कि एक जब भी हम एक एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो उस एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए दूसरी बार यूनिट को हमें ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा, क्या करना होता है। एमओसी क्लियर है? अब इसका हम देखते हैं कर्व कैसे तैयार होगा। इसी सेम क्वेश्चन में मैंने कर्व लिया, ये एक्स एक्सिस पे मैंने क्लॉथ लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे मैंने वीट लिया हुआ है। ठीक है, मेरे को इस चीज को दिखाना है, क्या करना है कि पहले ये वीट कितना था 100 था और ये कितना था मेरा क्लॉथ कितना था 0 था, तो 0 और ये 100। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 90, ये कितना है 90
और प्रोडक्शन कितना इसका 25, 90 और 25, ठीक है। नेक्स्ट है 70 और 50। मैं इसमें चेंज नहीं ले रहा हूँ, मैं इसमें जो इसकी यूनिट दे रखी थी प्रोडक्शन वाली वो ले रहा हूँ 70 और 20 50, 70 वीट और 50 ये। तो मैंने ये कर्व तैयार किया इसका। 40 75, 40 यहाँ पे आएगा और 75 ये आएगा। 10 85, 10 ये है और 85 ये बैठा हुआ है, 85 छोटा सा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 0 और 87, 0 ये है और 87 ये है, ठीक है ना, पैरेलल हो गया, ठीक है। इधर मैंने क्रॉस माना हुआ था, 10 10 का डिफरेंस था, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। और इधर मैंने 10 से लेके 100 तक का लिया हुआ था। अब जो इसके पॉइंट्स आए, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने एक पीपीसी कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, जो पॉइंट ए बी सी डी ई और एफ पर आता है। इसके इंटरनल जो पॉइंट्स हैं आर एस, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टी के, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए टू बी इंक्रीज करने के डिक्रीज करने के लिए हमें ए आर अपॉन आर बी, ठीक है ना भाई, फॉर्मूला लग रहा है हमारा। बी टू सी करने के लिए बी एस अपॉन एस सी, क्लियर है। सी टी नेक्स्ट, इसके लिए सी टू डी जाने के लिए, सी टू डी के लिए क्या है, सी टी अपॉन टी डी, ठीक है ना। इस तरीके से जो यूनिट्स इसकी अभी मैंने निकाली हुई थी, ऑलरेडी मैंने निकाल के आपको समझा दी थी। ये इसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि किस तरीके से क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वो भी जो एमओसी या एमआरटी है, मार्केट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है आपका धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज आपका ये चैप्टर लगभग क्लियर होता है। आपका एक डिफरेंस बनता है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, उन दोनों डिफरेंसेस को आप अपनी स्टडी के बेसिस पर ड्रॉ करिए और मुझे कमेंट में मुझे भेज दीजिए कि अगर आपने बनाया है तो सही, नहीं है तो भेज दीजिए, मैं उसको भी समझा कर अलग से वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरे जो नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलते रहे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।